जैसे कि आम आदमी पार्टी से यहाँ पर लगातार जो विधायक रहे राजेंद्र पाल गौतम, ये लगातार तमाम बहुजन महापुरुषों की बात करते हैं, बाबा साहब की लगातार बात करते हैं। क्या क्या लगता है कि उनका पूरी की पूरी सियासत भी आम आदमी पार्टी, अभी तो फिलहाल में वो कांग्रेस में है, तो इनके पूरे के कार्यकाल में कैसे आप देखते हैं बाबा साहब की बात और संविधान बचाने की बात, इसके साथ साथ अब वास्तविकता में है जो है हालात अलग दिखाई दे रहे हैं। देखिए, वो शुरू से वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की नेशनल चौपाल की चुनावी यात्रा पहुंच चुकी है सीमापुर विधानसभा, और ये विधानसभा हमेशा से ही सुर्खियों में देखी जाती है। इसके पहले भी आपने काफ़ी बार सीमापुर विधानसभा के बारे में सुना होगा। और जिस तरीके से इस विधानसभा की बात करेंगे तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ सीमापुर विधानसभा के आजा समाज पार्टी के प्रत्याशी के ऑफिस में, उनके कार्यालय में हम लोग यहाँ पर मौजूद है। उनसे जानने समझने की कोशिश है किस तरीके से उनका चुनावी प्रचार चल रहा है। और अनिल सागर जी है, बातचीत करेंगे कि इस पूरे के पूरे विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम जो राजनीतिक पार्टियां सियासी मैदान में कैसे उनके साथ इनके मुकाबला है, कैसी टक्कर है। सर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। पहला सवाल कि आजा समाज पार्टी को चुनने के पीछे का क्या कारण है, क्यों यहाँ से आपने इस सियासी मैदान में उतरने का फैसला लिया? देखिए, सीमापुरी मेरा गृह क्षेत्र है, मेरा जन्म यहाँ से हुआ है, तो यहाँ की जो आज की परिस्थितियाँ हैं उसके बारे में ज़्यादा बाखूबी से मैं समझ सकता हूँ। और इसलिए समझ सकता हूँ क्योंकि मेरा बहुत लंबा अनुभव है, 20 साल से ज़्यादा मैंने सामाजिक राजनीतिक मूवमेंट में दिए हैं। तो उसको आज की जो स्थिति है, सीमापुरी विधानसभा की स्थिति बड़ी असमंजस में है। और आज से 6 महीने पहले ये डिसीजन मैंने लिया था कि मैं, क्योंकि हमारे समाज के लोगों ने और जो सोशल एक्टिविस्ट थे या एक आवाम थी, जनता थी, उनकी आवाज़ थी कि भाई यहाँ पर एक ऐसा नेतृत्व होना चाहिए जो समाज के साथ हमेशा खड़ा रहे। तो उसके लिए हमने 6 महीने पहले तैयारी की थी। और आज हम सीमापुरी विधानसभा के अंदर देखें तो एक नए नेतृत्व, एक अच्छे व्यक्ति के रूप में मुझे लोग पसंद कर रहे हैं। बाकी राजनीतिक पार्टियों की बात करेंगे, जैसे कि आम आदमी पार्टी से यहाँ पर लगातार जो विधायक रहे राजेंद्र पाल गौतम, ये लगातार तमाम बहुजन महापुरुषों की बात करते हैं, बाबा साहब की लगातार बात करते हैं। क्या लगता है कि उनका पूरी की पूरी सियासत भी आम आदमी पार्टी, अभी तो फिलहाल में वो कांग्रेस में है, तो इनके पूरे के कार्यकाल में कैसे आप देखते हैं बाबा साहब की बात और संविधान बचाने की बात, इसके साथ साथ अब वास्तविकता में है जो है हालात अलग दिखाई दे रहे हैं? देखिए, वो शुरू से वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को लेकर हमेशा वो काम करते रहे। वो पार्टी या यहाँ से विधायक बने तो ऐसा नहीं है कि उनकी एक पहचान हुई कि वो मिशन में काम कर रहे हैं। उससे पहले भी बहुत लंबा समय उन्होंने दिया मूवमेंट के लिए। और मेरा अपना मानना उनका रहा कि वो पॉलिटिकली नहीं रहे थे, पहले वो सोशल वो रहे थे, बहुत लंबा काम किया था। अब अचानक से एक डिसीजन उनके सामने आया, उन्होंने पार्टी को चेंज, पार्टी में आए। फिर एक ऐसी हवा थी उस समय आम आदमी पार्टी की, तो वहाँ कोई विकल्प उनके पास नहीं था। और वहाँ पर ऐसी कोई लीडरशिप नहीं थी कि वहाँ किसी को चयनित किया जाए, सेलेक्ट किया जाए। तो जब उन्होंने प्रयास किया तो उनको टिकट मिला और ये जीते भी। तो मेरा अपना मानना है, जो इनका अपना एक्सपीरियंस मैंने 10 साल का देखा है उसमें, क्योंकि अब आज व्यक्ति के मन में जब उनका समय और लंबा समय जब बीता मिशन को लेके, तो पॉलिटिकल जो चीज़ें हैं यहाँ पर वो बहुत अलग होती हैं, डिफरेंट होती हैं। मतलब एक व्यक्ति सोशल होता है, फिर वो पॉलिटिकल होता है, तो फिर वो दोनों चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाता। मैंने यहाँ से देखा उनको कि वो पॉलिटिकल चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाए थे। और भी देखने को मिले कि जैसे आम आदमी पार्टी में जब वो थे, बाबा साहब के जो तमाम जो 22 प्रतिज्ञा है उस मसले को लेकर इस्तीफा भी देना पड़ा, जबकि आम आदमी पार्टी कहती है कि हम बाबा साहब की सबसे बड़ी हितैषी है। हाँ, तो वो सामने वो सारी चीज़ें सामने आई हैं। मैं आपको बताया ना कि भाई अब अम्बेडकराइट जो व्यक्ति हैं अब वो कहीं रुक ही नहीं सकते। पर इसमें आम आदमी पार्टी का जो एक नकाब था, बाबा साहब को लेके जो नकाब उन्होंने पहना हुआ था कि बाबा साहब की फ़ोटो लगा के, एक तरफ भगत सिंह की फ़ोटो लगा के, खाली फ़ोटो लगाने से आप क्या पेश करना चाहते हैं? सबसे पहला सवाल तो यही खड़ा हो गया आपके ऊपर कि आपने राजेंद्र पाल गौतम जी ने जब 22 प्रतिज्ञा ली और उस समय आपने उनका साथ नहीं दिया, यानी कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को आपने स्वीकार नहीं किया, या आप दिखावा कर रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम को लेके, विचारधारा को लेके दिखावा कर रहे हैं, तो ये जग जाहिर हो चुका है आज पूरे दिल्ली के अंदर कि आम आदमी पार्टी आरएसएस के साथ मिलके आरएसएस की सोच पे काम कर रही है। वो अम्बेडकरवादी लोगों को आगे बढ़ने नहीं देना चाहती है। तो ये सामने सारी चीज़ें हैं। अब इसमें क्या, अब कांग्रेस से भी उनकी दावेदारी, मतलब कांग्रेस में भी वो जा चुके हैं। बाबा साहब के संविधान की बचाने की बात,
आरक्षण को लागू करने की, जातिगत जनगणना करवाने की बात जो कांग्रेस कर रही है, कितनी सच्चाई लगती है इस पूरे बातों में आप? देखिए अब वो उन्होंने क्या डिसीजन लिया, क्या सोच के लिया, वो तो फैसला उनके हाथ में है। उनकी क्या सोच रही कि वो कैसे वहाँ पर बाबा साहब की विचारधारा को या उस पर आगे क्या काम कर सकते हैं, उसमें मैं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाऊंगा और उसमें मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। तो आपके बारे में अभी चर्चा बातचीत करते हैं कि मुद्दे क्या है, स्थानिक मुद्दे हर एक विधानसभाओं के अलग अलग होते हैं। आपके सीमापुरी विधानसभा के क्या स्थानिक मुद्दे हैं, क्या समस्या है? सरकार जिस मुद्दों को लेके, बिजली को, पानी को, सड़कों को, नालियों को लेके, शिक्षा, स्वास्थ्य को लेके जो सरकार बनी दिल्ली के अंदर, आज सीमापुरी विधानसभा के अंदर हालत बहुत खस्ता है, बहुत बेकार है। आप लेप्रोसी कॉलोनी में चले जाइए, वहाँ पर ज़्यादा आबादी जो हमारे लोगों की, गरीब लोगों की, मुस्लिम लोगों की, ओबीसी जो बैकवर्ड क्लास के लोग, मतलब जो लोग रहते हैं, वहाँ पानी की जो बात सरकार कर रही है कि हम लोग जो है वहाँ पर मुफ्त पानी दे रहे हैं, पर वहाँ पर पानी की लाइन चौक हुई पड़ी, यानी कि बिल्कुल जाम बंद हुई पड़ी है, सड़ी हुई है। तो वहाँ पर तो उनको पानी नहीं मिल रहा। टैंकर से हफ्ते में एक बार टैंकर आ जाता है और वहाँ के लोग पानी खरीद के पीते हैं। ये हालात है आज सीमापुरी विधानसभा की। सड़कें वहाँ पर टूटी हुई हैं। स्वास्थ्य के नाम पे अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला अस्पताल जीटीबी अस्पताल यहाँ पर है, राजीव गांधी अस्पताल है, इवास और जनरल अस्पताल है जो एमसीडी का है। सरकार के 3 अस्पताल यहाँ पर हैं। आप जीटीबी अस्पताल के अंदर चले जाइए, वहाँ की स्थिति आपको पता चल जाएगी। एक बेड पे 4-4 लोग हैं। मरीज जो हैं, अगर किसी न किसी तरीके से, पहली बात तो वहाँ पर पहुँचते हैं, वहाँ पर जो डायग्नोस चीज़ें होती हैं, अगर कोई जांच लिखी जाती हैं, वहाँ पर है ही नहीं। अल्ट्रासाउंड ले लीजिए, सीटी स्कैन ले लीजिए, एमआरआई ले लीजिए, वहाँ पर होती ही नहीं है। वहाँ सरकार ने एक डाक जो होता है, दिल्ली आरोग्य कोष, और सरकार की एक साजिश देखी है। वहाँ पर प्राइवेट जो कंपनियां हैं, जो प्राइवेट जो लैब हैं, उनके साथ साठगांठ करके और यहाँ से सीधा लिख देते हैं कि ठीक है आप बाहर से करा लीजिए। तो ये जो पैसा है सरकार उसको बिल्कुल वेस्ट कर रही है। अगर कोई 10,000 20,000 का टेस्ट है तो उनकी साठगांठ है वहाँ पर कि 50% सरकार को या सरकार के दलालों को मिल जाते हैं। तो ये स्वास्थ्य की हालत आप देख लीजिए। और जीटीबी अस्पताल के जो मेन चौक है, रेड लाइट है, कोई अगर आदमी दूर से कोई आता है एम्बुलेंस से वहाँ से 1 घंटे में चलो आ जाता है। मतलब आज यहाँ से 150 किलोमीटर दूर व्यक्ति बैठा हुआ है, अगर वो 1.5-2 घंटे में आ जाता है तो दिलशाद गार्डन के बाद जीटीबी अस्पताल में पहुँचने में उसको 1.5 घंटा लग जाता है और एम्बुलेंस में उसकी मौत हो जाती है। तो ये ऐसी स्थिति दिल्ली की है। ट्रैफिक का कोई भी ऐसा रूट इन्होंने डाइवर्ट नहीं किया कि एक अस्पताल जहाँ पर है, एक एलिवेटेड रोड बनना चाहिए। एलिवेटेड रोड बने, कम से कम बाहर से कोई आदमी है तो कम से कम सीधा चला जाए, लोकल के लोग हैं वो लोकल के लोगों को आसानी से पहुंच जाएं। अब नौकरी करने वाले लोग हैं जो सुबह यहाँ से 8 बजे निकलते हैं, 11 बजे पहुँचते हैं ऑफिस में, तो वहाँ पर वो समय से नहीं पहुँचते। शाम को निकलते हैं बेचारे, 5 बजे ड्यूटी से निकलते हैं, रात को अपने घर 10 बजे पहुँचते हैं। तो ये दिल्ली की हालत है, ट्रैफिक की हालत है, स्कूलों की हालत बहुत बुरी है। आप देखेंगे तो पता चल जाएगा। इस विधानसभा में कितनी सरकारी नई स्कूलें हैं जो केजरीवाल के दावे से खोली गई? नए स्कूल एक भी नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक है, वहाँ पर आपको कोई डायग्नोज नहीं होता, वहाँ पर आपको सिर्फ दवाई दी जाती है, कोई जांच की सुविधा नहीं है। डॉक्टर सिर्फ वहाँ फॉर्मेलिटी कर रहे हैं और फॉर्मेलिटी के अलावा कुछ नहीं है। ये स्वास्थ्य का जो स्वास्थ्य को लेकर सरकार बोलती है, जहाँ पर डायग्नोज ही नहीं हो पा रही कोई बीमारी, तो सरकार कैसे कह रही है कि हम लोग स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे हैं? तो ये जो मोहल्ला क्लिनिक जो खोले हुए हैं, ये जो इन्होंने काउंटर खोले हुए हैं, ये बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी और वेस्ट ऑफ टाइम है और सरकार का और जनता का जो पैसा है वो बिल्कुल ख़राब हो रहा है। तमाम चीज़ों को लेकर आपने समस्या गिनवाई है, तो समस्याओं के साथ साथ अगर हम बात करेंगे कि हर एक चुनाव में केजरीवाल के ज़रिए बिजली मुफ्त देने की, पानी मुफ्त देने की, और अब तो वो 2100 रुपये देने की बात कर रहे हैं, तो क्या नहीं लगता दिल्ली की जो जनता है या सीमापुरी विधानसभा की जनता है फिर एक बार उन पर विश्वास करे? नहीं, देखो विश्वास अब कोई नहीं कर रहा। सीमापुरी की मैं हालत आपको बता देता हूँ। 15 साल से जो यहाँ पर कांग्रेस के विधायक थे, आज वो आम आदमी पार्टी में जो है छलांग मार के आ गए। और यहाँ पर आप गली गली मोहल्ले में पूछ के जाएंगे, पता करेंगे उनके बारे में, तो उन्होंने एक ही सवाल खड़ा किया लोगों ने। जिस व्यक्ति ने 15 साल कुछ नहीं किया और जिस पार्टी ने उनको इतना सम्मान दिया, उसके बावजूद 3 बार वो चुनाव लड़े, तीनों बार उनकी जमानत जब्त हुई। तो इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि अगर 15 साल उन्होंने काम किया तो जो जनता ने इनकी जमानत जब्त क्यों की? इनको ये महसूस हो गया था कि भाई मुझे चुनाव लड़ना है, मुझे चुनाव जीतना है, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत स्वार्थ है। तो जनता इस बात को समझ गई थी कि व्यक्तिगत स्वार्थ वाले व्यक्ति को हम बिल्कुल भी कतई पसंद नहीं करेंगे। और यहाँ पर विकल्प के तौर पे मैं ही हूँ, क्योंकि मैंने कोरोना काल के अंदर अपनी जान जोखिम में डाल के यहाँ के लोगों की मदद की थी।
जो आदमी घर से बाहर निकला वो जुनूनी था, कहीं ना कहीं उसके मन में सवाल था कि भाई ऐसा है कि ये आज की जो स्थिति है, कल को अगर लोग यहाँ स्थिति बरकरार हो गई तो सवाल करेंगे लोग कि भाई आप समाज से ही बनते हैं, डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेते हैं, आपने घर में, ये लोग तो चलो उनसे उम्मीद नहीं थी पर आपसे उम्मीद थी। मुझे खुद कोविड हुआ था, कोविड हुआ मैं बचा, तो कहीं ना कहीं कुदरत ने मेरा साथ दिया था, इसलिए मैं विकल्प हूँ यहाँ पे। यहाँ पर जो भाजपा की प्रत्याशी हैं वो भी कांग्रेस में थी, वो आप भाजपा में आ गई, तो यहाँ पर फिर भी लोगों ने कहा कि भाई ये भी हमारा विकल्प नहीं है। यहाँ पर विकल्प एक ईमानदार, एजुकेटेड और जो यहाँ समाज में 20 साल से ज़्यादा काम कर रहा है, जो हमारे सुख दुख में हमेशा खड़ा रहता है, फॉर्मेलिटी नहीं। अभी लेप्रोसी के अंदर मैं गया तो कल लोगों ने मुझे बताया कि भाई वीर सिंह निगान, जब यहाँ किसी की कुछ दिक्कत होती है, परेशानी होती है, मौत होती है, वो तुरंत आ जाते हैं। पर अगर उनसे कोई ये कहे ना कि भाई हमारे बच्चे की नौकरी लगवा दीजिए, तो हमारे बच्चे की नौकरी नहीं लगती। वो कहते हैं कि अस्पताल में कोई इलाज करा दीजिए, तो बच्चे का इलाज नहीं होता। उनसे कोई ये कहते कि भाई थाने में हमारे बच्चों को, निर्दोष बच्चा था उसको छुड़वा दीजिए, तो वो थाने से छुड़ा नहीं सकते। तो ये काम मैंने किया तो उनको महसूस हुआ कि ये सिर्फ दिखावा है, दिखावे के अलावा कुछ नहीं है। तो इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ, क्योंकि कांग्रेस अगर यहाँ पर उसके बाद, दोनों के बाद अगर कांग्रेस विकल्प है, तो कांग्रेस के प्रत्याशी बाहरी क्यों हैं? वो बाहर से क्यों आए हैं? करोल बाग से क्यों आए हैं? पटेल नगर से क्यों आए हैं? अगर उनका कार्यकाल इतना ही अच्छा था तो उन्होंने अपना क्षेत्र क्यों छोड़ा? अगर वो वाकई में एक अम्बेडकराइट हैं तो वो भी रिजर्व सीट थी जहाँ से वो चुनाव लड़े थे। तो वहाँ की जनता को जब आप सवाल करोगे तो आपको जवाब मिलेगा कि वहाँ पर डेवलपमेंट के नाम पे वहाँ भी ठगा गया लोगों को, तो इसीलिए यहाँ पर छलांग मार के आए हैं। यहाँ नए लोग हैं बेचारे, इनको भी गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप सब समझ चुके हैं, यहाँ पर विकल्प अगर कोई है तो क्षेत्र का व्यक्ति जो लंबे समय से काम कर रहा है। अच्छा, कोई ऐसे भी समझ सकता था कि चलो भाई अनिल सागर आ गया और नया आया है तो हम इसको क्यों एक्सेप्ट करें। एक सवाल मन में होता है कि भाई चलो हमने मान लिया कि विकल्प है, लेकिन आप तो यहाँ के स्थानीय के आपने शुरुआत में बताया। चलिए एक और एक सवाल जोड़ते हैं इसी बात को लेकर कि जैसे आज़ाद समाज पार्टी के जो नेता है चंद्रशेखर आज़ाद जी, उन्होंने एक बयान फिलहाल में एक दिया था बीच में चुनाव के दौरान कि उन्होंने नई दिल्ली जो विधानसभा जहाँ से अरविंद केजरीवाल लड़ रहे वो इसीलिए वहाँ पर उन्होंने अपना आज़ाद समाज पार्टी का प्रत्याशी नहीं उतारा क्योंकि वो उनको जीत में देखना चाहते हैं, उनको जीत देखना चाहते हैं। ये इस बयान को लेकर क्या है? नहीं ऐसा देखो अपना उनका स्टैंड हो सकता है, पर मैंने कोई ऐसा बयान नहीं सुना। नहीं, उनके जरिए में ऐसा बयान उनके जरिए दिया गया नहीं, उनके जरिए अभी तो मुझे लगता नहीं कहीं, ना तो उनके ट्विटर पे, ना कोई सोशल मीडिया पे, ना कोई व्यक्तिगत ऐसा कुछ बयान तो नहीं दिया गया है। तो देखो दिल्ली के अंदर जो है ना, उन्होंने उन सीटों पे चुनाव लड़ाए हैं जहाँ पर लोग सक्रिय थे। ऐसा नहीं है कि जहाँ तक मुझे मालूम है पूरी दिल्ली के अंदर कैंडिडेट भी आए, पर उन्होंने ये देखा कि कहाँ हम अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। शुरुआत की है आज़ाद समाज पार्टी ने, जहाँ भी जैसा किया है। क्योंकि मैं नया हूँ पार्टी में, अभी मैं आया हूँ आज़ाद समाज पार्टी में। भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने जो मुझे सम्मान दिया है, और मैंने देखा, कंपेयर किया कि इस देश के अंदर भाई चंद्रशेखर आज़ाद को लेके हर व्यक्ति के मन में जो एक विकल्प, या मुस्लिमों के मन में विकल्प था कि हमारा हमदर्द खड़ा हो, तो चंद्रशेखर आज़ाद इस देश की आवाज़ बन के आए हैं। तो हम लोग साथ हैं, और हम पार्टी में कोई भी ऐसा कोई सवाल या कोई ऐसा डिसीजन या कोई ऐसा मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि मैं अभी पार्टी में नया हूं और पार्टी के बारे में नहीं। सीमापुरी विधानसभा की जो जनता है वो अनिल कुमार सागर इनको क्यों चुने, क्यों वोट करें, क्या अपील होगी? मुझे विकल्प के तौर पे आप सब सपोर्ट करें। आप लोग स्वास्थ्य, शिक्षा, नाली, सड़कें, सीवर और इन मुद्दों पे आपने वोट दिया, और आप लोगों ने, आज सरकार आप लोगों को ये कह रही है कि हम लोग 2100 रुपये देंगे, कोई कांग्रेस कह रही है 25 लाख का बीमा देंगे, कोई कह रहा है कि हम लोग जो है बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं देंगे, लाडली योजना देंगे, दीदी योजना देंगे। तो मेरा सवाल आप लोगों से है कि आप लोग अपना जो कीमती वोट है वो उनको इसलिए ना दें क्योंकि उनकी जो है दिल्ली के अलावा उनकी सरकार चल रही है। अरविंद केजरीवाल की पंजाब में भी सरकार चल रही है। 3 साल पहले उन्होंने घोषणा की थी कि हम 1000 रुपये देंगे। तो 3 साल आप इस विधानसभा को लेकर चलिए कि आज से 3 साल पहले जो घोषणा उन्होंने की, तो उन्होंने वहाँ पर वो घोषणा को पूरा नहीं किया, इसलिए आपको 25-2100 रुपये नहीं दे पाएंगे वो। उसके बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल में भी है, कर्नाटक में भी है, तो उन्होंने वहाँ पर जो आज आपसे वादा कर रहे हैं वहाँ पर उसको लागू नहीं किया, इसलिए अपना वोट ना दें। और भाजपा तो आपको पता ही है, देखो उसका तो माशाल्लाह वो जो वादे करती है, आज तो मैं भी उनसे जो है, वो मेरे कर्जदार हैं, 15 लाख रुपए उनको मुझे मेरे देने हैं, मेरे परिवार के देने हैं, वो उन्होंने लौटाए नहीं हैं। तो जो वो 15 लाख नहीं लौटाए तो उनके वादे जो झूठे वादे हैं, इसलिए चंगुल में ना फंसे आप लोग।
आप लोग अपने क्षेत्र के बारे में सोचें और जो स्वास्थ्य चिकित्सा या रोजगार की जो बातें हैं उनको लेके इन मुद्दों पे हम सीमापुरी में काम करेंगे, मिल के काम करेंगे। इसलिए आप नए विकल्प के तौर पे आप अनिल सागर को चुनने का काम करें। आज़ाद समाज पार्टी के जो नेता हैं भाई चंद्रशेखर आज़ाद, इस देश के अंदर सबसे बुलंद आवाज़ हैं। हर मुद्दे पे कोई भी वर्ग हो, किसी भी जाति धर्म के व्यक्ति हो, उनकी आवाज़ बनने का काम कर रहे हैं। इसलिए अपने नेता और अपने नई पार्टी और विकल्प को चुनने का काम करें। धन्यवाद। तो यहाँ पर आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी सीमापुरी विधानसभा से अनिल कुमार सागर, इनकी तमाम बातों को आपने सुना है। पूरी की पूरी चर्चा बातचीत को लेकर आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम।